नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। और आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की और पिछड़ों की, ओबीसी की, अदर बैकवर्ड कास्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द है जिसका लगातार इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह से एकजुट किया जाए, लामबंद किया जाए, साध लिया जाए जातियों को। और इस जाति में सबसे बड़ा जो पुट है वो है पिछड़ों का। जानकार कहते हैं कि पिछड़ों की आबादी उत्तर प्रदेश में 42 से 45% के बीच है। लेकिन आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हमारे देश में तमाम चीजों की जनगणना होती है और जनगणना इस साल शुरू हो रही है। जो जनगणना होती है उसमें शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति है और शेड्यूल ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजाति है, इनकी गिनती की जाती है। हमारे देश में पशुओं की, पक्षियों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की जो जनसंख्या है उसकी जनगणना नहीं होती है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और 1931 तक जातीय जनगणना भी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से आज तक 2021 में है, यानी कि पिछले 90 साल में जातीय जनगणना नहीं हुई है। हालांकि अलग अलग पार्टियां जब भी वो विपक्ष में होती हैं, वो जातीय जनगणना की पैरवी जरूर करती हैं, पर वो कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। और इन्हीं पिछड़ी जातियों के आधार पर पिछले 2 दशकों की खास मैं बात करूं और पिछले 1 दशक की, तो इन्हीं पर दारोमदार होता है चुनाव की हार और जीत का। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अगर, ये बड़ा अगर उनकी सरकार बनी तो वो 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना करवाएंगे ताकि सभी को इंसाफ मिल सके, सभी का विकास हो सके। ये ताल ठोक रहे हैं अखिलेश यादव। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह कि इसी साल 20 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया था कि सरकार जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी की जनगणना नहीं करने का फैसला ले रही है। यह सरकार ने साफ कर दिया। बावजूद इसके, थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताता हूं। 2010 में इसी संसद में उपनेता प्रतिपक्ष गोपीनाथ मुंडे ने कहा था, 2011 में जनगणना शुरू होने वाली थी, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना ना करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। यह बीजेपी का स्टैंड था। और कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि इसमें दूध की धुली है। कांग्रेस पर दबाव बना था लालू प्रसाद यादव का, मुलायम सिंह यादव का, और सरकार ने 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था जिससे पता लग जाता कि पिछड़ों की तादाद, उनकी अलग अलग जातियों की तादाद कितनी है। लेकिन 2016 जाकर जब ये आंकड़े छपे तो इनमें बाकी सबको छाप दिया गया, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, कल्याण मंत्रालय के पास भेज दिए गए और वहीं कहीं फाइलों में दबकर वो रह गए। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि पिछली सरकार में जो बीजेपी की ही सरकार थी, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि हम जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये तब, एक और तब लगा रहा हूं, जब 11 अक्टूबर 2017 को पिछली मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बनाया इसी काम के लिए। आयोग ने रिपोर्ट भी दी, फिर वो रोक ली गई।
और इस रिपोर्ट में क्या पाया गया, यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है। 1,30,000 सेंट्रल जॉब्स, केंद्रीय नौकरियां, जो पिछले 5 साल में 2018 से पहले 5 साल यानी कि 2013 से 18 के बीच एडवर्टाइज की गई और लगी, उनमें से 97% नौकरियां और एजुकेशनल सीट्स यानी कि एनआईटी में, आईआईटी में, आईआईएम्स में, मेडिकल कॉलेज में जो दाखिला हुआ, वो सिर्फ 25% जातियों को ही मिला वो दाखिला। इनमें से भी 25%, 24.9% ऐसी थी जो 10 ओबीसी कम्युनिटीज के पास ही गई। 983 ओबीसी जातियों का, जो कि 37% है कुल ओबीसी में से, एक भी नौकरी, एक भी दाखिला नहीं मिला। और 994 फिर से एक और 37% का चंक, 2.68 नौकरियां और दाखिले मिले। तो ये एक कड़वी हकीकत है। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर हैं, तो प्रोफेसरों की कुल संख्या 1,125, एक भी ओबीसी नहीं, 0। एसोसिएट प्रोफेसर 2,620, एक भी ओबीसी नहीं, फिर से 0। असिस्टेंट प्रोफेसर 7,741, उसमें से 14%, 14.38%। और कहा यह जाता है कि देश में, उत्तर प्रदेश में 42 से 45% ओबीसी, देश में पिछड़ों की तादाद 52% है। और दरअसल यह आंकड़ा 1931 से 90 साल पुराना है, जिसके आधार पर यह तमाम नीतियां बनती है। ओबीसी को आरक्षण भी दिया जाता है 27% का। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बीजेपी कहती है हम पिछड़ों की हिमायती हैं, उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। मोदी सरकार 1 में 14 ओबीसी मंत्री थे, इस वक्त 29 ओबीसी मंत्री हैं। लेकिन अब इसमें बड़ा लेकिन यह हो जाता है कि सिर्फ मंत्री बनने से ही काम चल जाएगा क्या? सब ओबीसी को मंत्री बना दोगे या उनको दाखिला भी चाहिए, उनको नौकरियां भी चाहिए? और नीतीश कुमार इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। 2019-2020 में 2 बार बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव, जातीय जनगणना का प्रस्ताव, सर्वसम्मति से पेश किया गया, पास किया गया। बीजेपी भी इसमें शामिल थी। महाराष्ट्र ने भी ऐसा किया है, उड़ीसा में भी यह आवाजें उठ रही हैं, और अब यूपी की बारी है। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि हम पे, आप पे आरोप लगता है कि हम किसी का हक ले रहे हैं, हम किसी का हक छीन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला करके जा रहे हैं, अगर हमें जाति जनगणना करनी पड़ी और 3 महीने के अंदर अगर जाति जनगणना करनी पड़ी, तो समाजवादी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके उनको दिखा देंगे कि कौन जाति कितनी है और भविष्य में किस तरीके से आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल सवाल पूछा, लड़ाई पिछड़ों पर आई, ये जाति की लड़ाई नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्या पिछड़ों पर आई? और जातीय जनगणना सरकार के गले की हड्डी चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद, 2 बार के लोकसभा सांसद, एक ही दिन के लिए ही सही मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद रह चुके हैं राजेश मिश्रा, जेडीयू जो अहम घटक है मोदी सरकार की साझा सरकार बिहार में चला रहे हैं, जहां पर 2 बार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो चुका है, उनके प्रधान महासचिव केसी त्यागी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
सुनील साजन और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले केसी त्यागी, अब जो ये लड़ाई है यूपी की लड़ाई पिछड़ों पर तो आ गई है। सोशल इंजीनियरिंग की बात बीजेपी करती है, अब जातीय जनगणना की बात करने लगे हैं अखिलेश यादव, जो बात आपके नेता आपकी सरकार बिहार में लगातार उठा रही है। तो दरअसल ये लड़ाई अब पिछड़ों पर आ गई है क्या यूपी में? ये कोई आज का मसला नहीं है। ये 1931 में जब जनगणना हुई है तो त्रुटिपूर्ण भी थी और सामंती युग में हुई थी। उस समय सामंतवाद का, जातीय विद्वेष का, असमानता का ऐसा नंगा नाच था। मैं और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, मिश्रा जी भी बैठे हैं और साजन भी बैठे हैं। हमारे यहाँ लोध एक बिरादरी है पिछड़ी कल्याण सिंह जी की। पूरे लोध अपने आप को लोध राजपूत लिखते हैं और उन्होंने 1931 की कास्ट सेंसस में भी अपने आप को लोध राजपूत यानी कि राजपूत लिखा था। उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में जो कुर्मी बिरादरी के लोग हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी की बिरादरी है, उन्होंने संगठन बनाए हुए कुर्मी क्षत्रिय सभा। तो जात का ऐसा सामंती युग था कि छोटी जातियों के, निचली जातियों के, वंचित समूहों के लोग अपनी जाति छिपाते थे और जातीय श्रेष्ठता का बोध कराने के लिए अपने आप को ऊंची जाति में रजिस्टर करते थे। ये दौर था। अब 75 साल देश की आज़ादी के हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी ने कहा था कि देश ने कुछ प्रगति की है, आज़ादी के लाभ सब तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि आखिरी पंक्ति में जो बैठा हुआ आदमी है उसको देखो कि उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है। नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, इन सब लोगों ने ये जो आरक्षण की व्यवस्था स्वीकार की थी वो शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए की थी। इसमें दलित समुदाय के और आदिवासी थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले हो गई। और मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी में था, जनता दल में, जिसमें वीपी सिंह जी के नेतृत्व में पिछड़ों को भी 27% का आरक्षण दिया गया था। बहुत बवाल उस समय मचा था, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पिछड़ा आयोग भी आया था, आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी दे दी, आपने इस बात पर गर्व भी महसूस कर लिया कि आप उस सरकार के हिस्सा थे। लेकिन आज आप उस सरकार के भी हिस्सा हैं जो जातीय जनगणना करवाने को तैयार नहीं, विपक्ष में रहते हुए जातीय जनगणना के पुरजोर समर्थक के रूप में भी उभरी थी बीजेपी। समस्या आपने कहा पुरानी है, लेकिन अब यह चुनावी समस्या बन गई है क्या केसी त्यागी? संदीप जी, मैं वो भी साफ कर दूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में और बिहार के आरा में सार्वजनिक तौर पर जनसभाओं में कहा, जिसके साक्षी श्री सुकेश रंजन जी हैं, कि मुझे गर्व है कि मैं देश की मैं एक अति पिछड़ी जाति से आता हूं। वो दिन गए जब ये पार्टी कुछ वर्गों की पार्टी हुआ करती थी। नंबर 1 नरेंद्र मोदी। नंबर 2 बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसमें भाजपा भी शामिल है। नंबर 3 आपने खुद उल्लेख किया कि इतने मंत्री बना करके उन्होंने तमाम जगहों पर ये प्रचार किया कि नहीं, हम इस सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। नंबर 4 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं हसबोले जी, उनका वक्तव्य मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूँ कि हम जातिगत आरक्षण की व्यवस्था के तब तक समर्थक हैं और इसके समर्थक रहेंगे जब तक सामाजिक तो ये बिना गिनती के हो पाएगा क्या? ये चीजें तो मैंने भी गिनवा दी। केसी त्यागी साहब, क्या सबको मंत्री ही बनाओगे या विधायक या सांसद बनाने से पिछड़े वर्ग का कल्याण हो जाएगा? मैं रोहिणी कमीशन की ही फाइंडिंग्स मैंने दर्शकों को बताई शुरुआती संबोधन में। 1,30,000 केंद्रीय नौकरियों में से 97% नौकरियां और दाखिले सिर्फ 25% जातियों के पास चले गए। 983 ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी पिछड़ी जातियों को एक भी नौकरी, एक भी दाखिला नहीं मिला और 994 जातियों को 2.68
दिक्कत तो वहां है ना। मैं संदीप जी इससे आगे जाना चाहता हूं कि ओबीसी के जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ ये स्थिति है कि जो आपने पढ़ के सुनाया, मैं रिपीट कर दूं, एक भी सेक्रेटरी 55% आबादी का सेक्रेटरी नहीं है केंद्र सरकार में। 5.4% केंद्रीय सेवाओं में क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ये लोग हैं। और इतना ही नहीं, जो सामाजिक जो मंडल कमीशन का है उसने खुद माना और आरटीआई के मुताबिक पिछले वर्ष देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर का चयन नहीं हुआ है। तो मैं तो इससे और आगे आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत अब जातिगत जनगणना को नहीं रोक सकती। बिहार नहीं आंध्र प्रदेश तो जा रही है ना, 2021 में नहीं होगी तो केंद्रीय स्तर पर अब 2031 में ही हो पाएगी। जगदम्बिका पाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगदम्बिका पाल, क्या जातीय जनगणना अब आपके गले की हड्डी बनने वाली है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ों की पैरवी की बात आप लगातार करते हैं। आपके जुड़ने से पहले मैंने बताया 29 मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं और 42 से 45% है ये पिछड़ा वर्ग, लेकिन इनकी गिनती में गुरेज क्या है सरकार को? एक तो मैं आपको साफ कर दूं संदीप जी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ों की जनगणना या उनकी जाति की ये कोई चुनाव का इशू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव का इशू साफ नज़र आ रहा है कि चुनाव किन मुद्दों पे होने जा रहा है। आपने देखा है कि अगर लगातार प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कोई चुनाव रैली संबोधित करने नहीं जा रहे हैं। कहीं 64,000 करोड़ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काशी से लॉन्च कर रहे हैं, कहीं सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का एक साथ दे रहे हैं। अगर 2012 में 17 में जब योगी जी बने 12 मेडिकल कॉलेज था, आज 59 मेडिकल कॉलेज हो गया। तो चुनाव का मुद्दा इस बार गुड गवर्नेंस पे होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे होगा, या लोगों को जिस तरीके से कोरोना में कोविड में लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों कोई हों, लोगों को खाद्यान्न मिलता रहा है। तो लोगों को मालूम कि चुनाव जातीयता के आधार पे या चुनाव इस तरह के धर्म के आधार पे अब ये चुनाव के मुद्दे नहीं रह गए। अब लोगों में चुनाव के मुद्दे नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बताना पड़ता है, जब 2014 के चुनाव लड़े वो बनारस से, कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। आपने सोशल इंजीनियरिंग की, ये 42 से 45% जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा चंक आपके खाते में गया था और आप लगातार पैरवी करते थे। आपको तो पता होगा गोपीनाथ मुंडे का 2010 का बयान कि जातीय जनगणना नहीं हुई 2011 में तो यह अन्याय होगा पिछड़ों के साथ। तो क्या आप गिनती ना करके अब अन्याय कर रहे हैं पिछड़ों के साथ? नहीं, देखिए आज सवाल ये नहीं है कि आप किसकी जनगणना कर रहे हैं। आज सवाल भागीदारी की बात है। कल तक तो ये डिमांड उठती थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आज आपने स्वयं, अभी जब मुझसे बात करना शुरू किया तो आपने स्वयं कहा कि अभी केंद्र के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, या ऐसे लोग जो जिनको कभी भी किसी मंत्रिमंडल में, चाहे पिछड़ों की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, जिनको भागीदारी नहीं मिली आज उनको भागीदारी मिली। आज बघेल समाज के भारत सरकार के कानून मंत्री हैं, आज खटीक समाज तो मतलब वही बात ऐसा कोई समाज नहीं। पूछ रहा था जगदम्बिका पाल कि आप मंत्री संसद विधायक बना रहे हो, अरे दाखिला चाहिए कि नहीं पिछड़े वर्ग के एक युवा को, उसको नौकरी चाहिए कि नहीं? 37% ओबीसी जाति के लोगों को ना तो दाखिला मिला और ना नौकरी मिली। दूसरे 37% में से 2.68 को दाखिला या नौकरी मिल पाई। ये भी तो एक हकीकत है। सारी मलाई 25% लोग काट ले जाते हैं पिछड़ी जातियों में से। नहीं, एक ये भी तो हकीकत है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी
और पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके के डिप्टी कलेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ कि एक एरिया को एक ही बिरादरी के लोग 67 लोग डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए। आज उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, अगर कहीं हो जाए कि कोई पेपर लीक कर गया या कहीं किसी नौकरी में, तो पूरी उस नौकरी को निरस्त कर देते हैं और नए सिरे से। आज इस पे बहस मैं कर सकता हूं या कोई इस पे असहमति नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में चाहे नौकरियां हों चाहे भर्तियां हों, उसमें ईमानदारी पे कोई समझौता हुआ हो या खुद उनकी ऑनेस्टी पे भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठता हो। और नहीं, पर परेशानी क्या है गिनती में? पशुओं की, पक्षियों की गिनती होती है, कितने तीतर, कितने बटेर, कितने मोर, कितने बाघ, ये हमें पता होता है, कितनी गाय, कितनी भैंस। नहीं, आप तो इतने प्रोग्रेसिव हैं, आप इस बात को बताइए कि अगर हम इस बात को अब हम समाज में कर रहे हैं कि जब सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, नौकरियों में आरक्षण है, नौकरियां आज ईमानदारी से मिल रही है। पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर जो लोग आज जनगणना की बात कर रहे हैं, जब सरकार आ जाती उत्तर प्रदेश में तो लोग कहते हैं केवल एक बिरादरी की सरकार है, पिछड़ों में भी, ओबीसी में भी लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। नीतीश कुमार ये मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जिम्मेदार 2 बार बिहार सरकार ने सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया है। वही बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, मैं जातीय जनगणना कराऊंगा अगर मुख्यमंत्री बन गया, सरकार बन गई तो। अब देखिए, अखिलेश तो अब चुनाव के समय ये भी कहने लगे कि काशी का जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर की क्या फैसला हमारी सरकार में हुआ था। अब 2017 में योगी की सरकार आई, 2018 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट बोर्ड बना, 2019 में उसका शिलान्यास हुआ और 3 साल का समय था, 33 महीने में अभी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। तो अब तो वो सारे फैसले कह रहे हैं हमारे हैं। अगर हम गंगा एक्सप्रेस वे 592 किलोमीटर की 36,000 करोड़ 200 रुपये की प्रधानमंत्री शाहजहाँपुर से शिलान्यास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा ही है। अगर डिफेंस एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, लिंक एक्सप्रेस वे की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अब उनको आता है कि साहब ये हमारी सरकार के फैसले हैं। तो उनकी सरकार के फैसले होते तो आपने कहा के चुनाव में आपने मुझ पर थोड़ा सा कटाक्ष भी किया, तंज भी कसा कि आप तो प्रोग्रेसिव आदमी है संदीप चौधरी, सबकी भागीदारी की बात हो रही है, हिस्सेदारी की, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो दरअसल ये बताइए कि अगस्त 2018 तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी से ही आते हैं, उन्होंने कहा हम तो जातीय जनगणना कराएंगे। अक्टूबर 2017 में जी रोहिणी, जो कि मुख्य न्यायाधीश थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में आपने एक आयोग भी बनवाया, उन्हीं की फाइंडिंग्स आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो वो सोच राजनाथ सिंह की, सरकार का एक आयोग बनाना, वो सोच रिग्रेसिव थी क्या? उससे यू टर्न क्यों ले लिया आपने? नहीं, हम देखिए कभी यू टर्न नहीं लेते। हमारी चीज़ों का जो है, आपने देखा होगा जो भी फैसले हो, यू टर्न लेने का क्या है? आखिर आज ज़रूरत क्या थी? अगर ज़रूरत थी तो सबसे पहले ज़रूरत ये थी कि सबको ये विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि ये सरकार हमारी है। आपने कहा 2014 में मोदी जी ने कुछ कहा, तो क्या 2014 में मोदी जी ने कहा, फिर 2014 से 19 तक अगर उन्होंने इस देश को एक गुड गवर्नेंस दिया, देश में क्या अब मोदी जी को की पहचान किसी से है या मोदी जी की पहचान सबका साथ, नहीं, मुझे सबका विकास? ये बताइए क्या हो जाएगा अगर जातीय जनगणना हुई, जिसकी पैरवी आप लगातार करते रहे थे? एक कॉलम ही तो बनाना है ना, जब जनगणना होगी एक कॉलम बना दो, जैसे एससी का, एसटी का एक कॉलम बनता है, एक ओबीसी का भी बना दिया जाए, उसमें परेशानी क्या है? नहीं, देखिए आज जो भी है सवाल, आप पिछड़े की बात करते हैं, आप दलित की बात करते हैं, तो अब आप इन पिछड़ों के, आखिर इन पिछड़ों के किस आधार पे आप इन पिछड़ों को क्यों जातियों के आधार पे बांटना चाहते हैं? मैं संदीप भी कह रहा हूँ कि आखिर ये ठीक है, आखिर अगर आज बात पे आप सब लोग हैं, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा। एक पार्टी बताइए जातियों का आकलन करके जो टिकट ना बांटती हो कि अरे ये इलाका ये जाटों का, यहाँ गुज्जर को खड़ा करेंगे, यहाँ कुर्मी को खड़ा करेंगे, यहाँ यादव को खड़ा करेंगे।
मतलब जो हकीकत, जो असल चीज आप खुद करते हैं, अब कह रहे हैं जी ये क्यों करने को कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम केवल जातियों के आधार पर टिकट बांटते हैं। हम टिकट वाकई आखिर जातियों के आधार पर अगर बांटे तो शायद चुनाव ही नहीं जीत सकते। चुनाव में अच्छा। टिकट बढ़ता है उसके, हाँ और क्या, चुनाव में टिकट बढ़ता है कि उसकी योग्यता क्या है, वो कितना जनता के साथ उसका संवाद है, संपर्क है, कितना वो लोगों के बीच में काम करता। देखिए आप चुनाव में जनता जनार्दन सुन रही है जगदम्बिका पाल जी, ये जनता जनार्दन, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये किताबी बातें ये अच्छा लगता है, योग्यता और आधार और कार्यशैली। नहीं, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं, आप ये नहीं मानते हैं कि चुनाव मैं मानना में चाहूंगा, सबकी भागीदारी मैं करते हैं। आंखें भी खुली रखता हूं। हाँ नहीं, मैं सुनील समझता साजन हूँ। मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील साजन जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं अपने राजनीतिक नफे के लिए कि जातीय जनगणना करवाइए। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं मुद्दे तो ये है ही नहीं, मुद्दे तो विकास के हैं, मुद्दे कानून व्यवस्था के हैं, मुद्दे निर्माण के हैं। आप समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। जी 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 संदीप जी, मैंने आदरणीय केसी त्यागी जी को भी सुना और मैंने आदरणीय जगदम्बिका पाल जी को भी सुना। मैं तो जगदम्बिका पाल जी की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब समझ में आया कि ये बीजेपी में जाने के बाद पूरे झूठे हो गए। अभी जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि 68 एसडीएम सपा सरकार में हो गए। मैं संदीप जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, सरकार में ये है, ये जारी कर दे। एक देखिए वरिष्ठ है, मैं खुद ही ऐतराज दर्ज कर रहा हूं। जगदम्बिका पाल असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। ठीक बात, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। जगदम्बिका पाल जी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों की तरह असत्य बोल रहे हैं। और जो बात केसी त्यागी जी ने कही उस बात से हम लोग सहमत हैं कि जो 1931 में जनगणना हुई भी, तो आप सोचिए उस समय पूरे देश में एक सामंती सोच के लोग केवल बैठे हुए थे, और अब कांग्रेस भी भाग रही है जाति जनगणना से और भारतीय जनता पार्टी भी भाग रही है। केसी त्यागी जी ने मोदी जी के कई बयान बताए कि भाई हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े समाज से हैं, हम पिछड़ों का हक नहीं मारेंगे, लेकिन अब नहीं कुछ कर रहे हैं। जाति जनगणना कराने में मोदी जी को क्या दिक्कत है? और अब तो आप बीजेपी के साथ सरकार में आदरणीय त्यागी जी, अब दबाव डालिए, और अगर पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार छोड़िए। सरकार पिछड़ों ने बनाया है, किस मोह में है? और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हम जाति जनगणना भी कराएंगे और उसके आधार पर जो सरकारी योजनाएं चलेंगी, जो सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं, नौकरी होती है, जहां हम लाभ दे सकते हैं, हम उसके आधार पर लोगों को लाभ देंगे। आपने स्वीकार किया, सारी रिपोर्टों ने स्वीकार किया। एक मिनट प्रोफेसर, उसका हासिल क्या होगा? प्रोफेसर, कहीं हो ही नहीं राज्य रहा। सरकार जातीय जनगणना कर दे, उसका हासिल क्या है? ये 2021 की जनगणना के बाद 2031 में ही होगी। केंद्रीय स्तर पर जो ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, केंद्रीय स्तर के आंकड़े बता रहा हूं, केंद्रीय नौकरियों में से 1,30,000 में से जी जी 37% पिछड़ों को एक नौकरी, एक दाखिला नहीं, एक और 37% को 2.68%। आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या? यूपी में कर लेंगे तो यूपी से क्या हो जाएगा? अगर भला होना है पिछड़े वर्ग का तो ये तो पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना होनी चाहिए। नहीं, देखिए संदीप जी, हम आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम देश की सरकार में तो नहीं, देश की सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 में, हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा करके उनको सरकारी लाभ पहुंचा करके हम दबाव बनाएंगे पूरे देश में। फिर दिल्ली के गद्दी में बैठने वाला पूरे देश में जाति जनगणना कराए बिना बैठ नहीं पाएगा। यही पिछड़े उसको उतार करके भगाएंगे और जो जाति जनगणना कराएगा उसको दिल्ली की कुर्सी में बिठाएंगे। यह फायदा होने जा रहा है।
और जो आपने कहा कि कोई ओबीसी नहीं, कुमार 2 बार ना सर्वसम्मति से दाखिला लागू किया ना करता। नौकरी, वो बिहार उत्तर में प्रदेश लागू में नहीं करना, चलेगा। एक राज्य में लागू करना बेईमानी हो जाता है, इसीलिए तो वो लागू नहीं कर रहे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव तो पारित हो चुका है 2 बार। देखिए, हम ये कह रहे हैं संदीप जी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, जाति जनगणना करा लेंगे, तो एक हम उदाहरण पेश करेंगे कि आप पिछड़ों को कितना मानते हैं लेकिन उनकी संख्या क्या है, आप दलितों को कितना मानते हैं उनकी संख्या क्या है। आज जो सरकारी नौकरियों में 80% लोग कब्जा करके बैठे हैं वो कितने प्रतिशत हैं। तो समाजवाद क्या है, केसी त्यागी जी हमसे बेहतर जानते हैं। बड़ा आंदोलन किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, पिछड़ों की, दलितों की, सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, सामाजिक बराबरी के लिए लड़े हैं, धार्मिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, ये चारों बराबरियां देने के लिए उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराएंगे। 4 बराबरी और की आपने बात की, सरकार में आने के बाद हमारे नेता ने अगर कहा है को भी बराबर का हक मिले, तो यही आंकड़े 1,30,000 नौकरियों में से 97% नौकरियां और दाखिले 25% पिछड़ी जातियों के पास गए। उन्हीं में से यादव जाति आती है, बुरा मत मानिएगा। आपका राज आता है तो जी यादव राज आ गया, सब जगह नियुक्तियां यादवों की हो जाती हैं। संदीप जी, हम आपके सवाल को नकार नहीं रहे। हम कह रहे हैं अभी बांदा यूनिवर्सिटी में नौकरियों की भर्ती हुई 100% एक बिरादरी के, जिस बिरादरी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। हम जगदम्बिका पाल जी का सम्मान करते हैं लेकिन हम चुनौती देते हैं। बताइए, आप सरकार में 68 एसडीएम, कहां समाजवादी सरकार में यादव हो गए, कैसी बात करते हैं। अरे आप तो बड़े हैं, इतने सीनियर नेता हैं। हम जैसे छोटे लोग अगर इस तरीके की बात करें तो चलो मान लिया जाता है कि हमें जानकारी नहीं होगी। आप इस तरीके की बात करके बहकावे में आ रहे। पिछड़ी जातियों को जनगणना कराने की, या हम कह रहे हैं पूरी जाति जनगणना कराने की जो मिसाल समाजवादी पार्टी पेश करेगी, देश की मजबूरी होगी। जिसको भी दिल्ली में बैठना होगा, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। अब 25, हम भी नहीं चाहते कि 25 जातियां ही ओबीसी की केवल नौकरी पाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि जिनको कोई गिन नहीं रहा, जो अभी तक पढ़ नहीं पाए, जिनकी नौकरी नहीं मिली, उनको भी मौका है। वही बात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी देंगे। पढ़ाई में भी, तो दवाई में भी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी की कवायद हो रही है। ये राजेश मिश्रा, या दरअसल ये जाति की जो कड़वी हकीकत है, 80 के दशक में मुझे ध्यान है, वो पोस्टर्स आप लोग लगाया करते थे ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर जात पात ही हावी हो रही है। ये और हावी होगी क्या? आने वाले दिनों के संकेत यही मिल रहे हैं राजेश मिश्रा। संदीप जी, हमें ये लगता है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो आरक्षण की सुविधा अभी तक मिली है सरकारी नौकरियों में, उसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया है। तमाम सारे पद रिक्त हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरियां हो या उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां हो। और उत्तर प्रदेश की तो स्थिति ये हो गई है, पिछले आप देख रहे होंगे 4 साढ़े 4 साल से, कि वैकेंसी निकलती है साल 2 साल बाद, लड़के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, रिजल्ट नहीं आता है, नया चुनाव होने जा रहा है और रिजल्ट आया नहीं, कोई भी इनका एग्जामिनेशन आज तक पूरा नहीं हुआ। तो हम जहां तक समझते हैं कि पहला जो आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है उस पे सारी भर्तियां हो जानी चाहिए थी 4.5 साल में, जिससे कम से कम जो बेचारे उस कैटेगरी में आ रहे थे वो लड़के उसका लाभ ले लेते। एक तो ये होता, और दूसरा जहां तक रह गई जाति जनगणना की बात, तो जाति जनगणना में भी जो सबसे बड़ी चीज एक आ रहा है इशू कि सरकार इससे बनानी बिगाड़नी है। तो जाति जनगणना यदि सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए है, यदि किसी की सोच अंदर की है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। जाति जनगणना इसलिए हो सकती है कि उसका लाभ जो अभी तक वंचित है, जो तमाम सारी नौकरियों में, तमाम सारे कामों में उसका लाभ उसे नहीं मिला है, तो वो लाभ उसे मिल जाना चाहिए।
और तो सरकार इसी सोच के तो चलते राजेश मिश्रा, इसी सोच के चलते 2011 में आपकी सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था, लेकिन आंकड़े आपने भी सार्वजनिक नहीं किए। 4000 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए उस कवायद में, और 2016 हो गया, सरकार भी बदल गई, वो आंकड़े ही दबा दिए गए। वो कल्याण मंत्रालय के पास, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के पास वो रिपोर्ट गई, वो आंकड़े ही दफन कर दिए गए। ऐसा क्या है कि जो भी सरकार में आता है, ये आंकड़े हों भी तो इन्हें जग जाहिर नहीं करना चाहता। संदीप जी, उसकी जानकारी हमें नहीं है कि वो आंकड़े क्यों रोके गए थे। क्या वो जो जनगणना हुई थी वो सही थी या नहीं थी, मैं नहीं जानता। इसलिए मेरा उस पर बोलना हो सकता है कि मैं उचित उसका जवाब न दे पाऊं, इसलिए उस पर मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि जाति जनगणना से लोगों को लाभ मिले, हर जात के लोगों को लाभ मिले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कि राजनीतिक लाभ के लिए जाति जनगणना कराई दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये उचित होगा। अभी आप ही ने जो रिपोर्ट बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस सरकार में इतने ओबीसी के मंत्री हैं, इतने इन जातियों के मंत्री हैं, तो हम ये कह लें कि ओबीसी के इतने ज्यादा मंत्री हैं, इसलिए अब इस जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे उचित नहीं मानूंगा। क्योंकि हमें व्यक्तिगत लाभ मिल जाए, हमारे साथ के लोगों नहीं, को गिनती में दिक्कत क्या है? क्या आप ये मानते हैं, जैसा सरदार पटेल भी मानते थे, 1951 में जो जातीय जनगणना हुई, 1950 में उनका निधन हो गया था, उनका ये मानना था जातीय जनगणना अगर हम करवाएंगे तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, जो खाई पाट है हमारे समाज में वो और गहरा सकती है। क्या ये वजह है, या इतना समय बीत गया है जब हर चीज की गिनती है, तो ये गिनती क्यों नहीं? जब ताल तो हर बात पर पिछड़ी जाति की ही ठोकी जाती है ना, कि पिछड़े वर्ग को बराबरी का हक देना है, तो उनकी गिनती करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं संदीप जी, हमारा ये मानना है कि देखिए, जनगणना का न मैं कभी विरोधी हूं, न हमारी पार्टी कभी विरोधी है। अब वो रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित की गई या क्यों नहीं लागू हुआ, क्योंकि मैं 2011 में पार्लियामेंट का मेंबर नहीं था, मुझे उसका अंदाज नहीं है, इसलिए मैं उससे बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो लाभ सबको मिलना चाहिए। और क्या आज भी देखा जाए कि जो लाभ के लिए आंकड़े चाहिए ना, लाभ तो तभी दे पाएंगे। नहीं, आंकड़े चाहिए, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूं कि नहीं वो जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं, उसका लाभ आप मना भी नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं। सुकेश, आपने चारों पार्टियों के तर्क सुने। अब देखिए, पिछड़ी जाति की हिमायती बनने की कोशिश हर पार्टी दिखा रही है। सोशल इंजीनियरिंग जो मैंने शुरू में कहा, वो शब्द हर जगह जब भी चुनाव आते हैं वो विश्लेषण का एक जरिया बन जाता है। तो यहां पर जो उत्तर प्रदेश में अब ये मांग उठी है, बीजेपी का कहना हमने सबसे ज्यादा ओबीसीज को मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री खुद बताते हैं हम पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का इसे इतने पुरजोर तरीके से चुनावी मुद्दा बनाना, राजनीतिक मायने क्या निकल रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकली फेचिंग है संदीप। ये कॉन्टेक्स्ट समझिए, चुनाव सर पे हैं, वो ऑलरेडी रथ यात्रा में है और उन्होंने एक रेनबो कोलिशन बनाने की कोशिश की है। पहले सुनील साजन जी की पार्टी जो थी उसमें जनेश्वर मिश्रा थे, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा थे, उसमें रेवती रमन सिंह थे। वो रेनबो कोलिशन के पार्टी के अंदर था, आज नहीं है, इसलिए उनको रेनबो कोलिशन बनाने की जरूरत पड़ी। और एक बड़ा वर्ग, देखिए ये ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है। केसी त्यागी जी की जो पार्टी है, उन्होंने ये दिखाया 2015 में कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। वो नरेंद्र मोदी जब 2014 में जो व्यक्ति एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, विक्ट्री के साथ राष्ट्रीय पटल पे उनका प्रादुर्भाव हुआ था, और फिर लालू यादव और नीतीश कुमार मिल जाते हैं। और मेरी इंटरव्यू में लालू यादव ने बहुत खुल के कहा था कि वोट छोड़ के तो राज भी छोड़ के। तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने अपने लिए बनाई और नरेंद्र मोदी उनके सामने नहीं टिक पाए। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी जीत गई। तो ये ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना रुख थोड़ा बदला और उन बहुत सारे छोटे जो ओबीसी के वर्ग थे उनको अपने साथ जोड़ा। उन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी बना के अब उन्होंने पेनेट्रेट किया है
उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये सोचा समझा सोची समझी रणनीति है, और ये बयान भी सोच समझ के दिया गया है कि ये चुनाव छोटी जातियों को लुभाने की कोशिश है। किसी की 2% आबादी, किसी की 3, किसी की 1.5, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट पर गेम हो रहा है। और क्या ये कहना गलत होगा सुकेश कि दरअसल ये यूपी तक लड़ाई सीमित नहीं है? इसीलिए दूसरा सवाल जो मैंने आज रखा है, ये सेमीफाइनल है, फाइनल की भी तैयारी हो रही है क्या? और ये गले की हड्डी साबित हो सकती है क्या बीजेपी की, जो पिछड़ी जातियों को साधने में पिछले 7 सालों में जबरदस्त तरीके से कामयाब रही है? बिल्कुल, ये बात आगे तक जाएगी, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। जो इस सोच के जो इस गैर बराबरी को लेकर जो सवाल उठाते रहे हैं, वैसे लोग, उनकी विचारधारा, उस सोच के जो लोग हैं, वो एक नारा देते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। केसी त्यागी जी ने बहुत दिन तक ये नारा लगाया, जो लोहिया के सोच के लोग थे बहुत दिन तक ये नारा लगाया। अब वो कैसे होता है? आपने बहुत आंकड़े दिए, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। एक छोटा आंकड़ा आपने ओबीसी का बताया कि 0 रिप्रेजेंटेशन है। मैं बता देता हूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं, उसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 95%, जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जनरल कैटेगरी के 92%, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं 66.7%, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं जनरल कैटेगरी के 75%। अब ये खाई यहीं से शुरू होती है। देखिए, पहले आप वीपी सिंह का जमाना अगर ले ले, मंडल के दिनों को ले ले, उस समय प्राइमरीली 2 ऐसी बाइपोलर पॉलिटी थी, और उसी समय से ये तमाम दल निकले जिन्होंने इनकी आवाज उठाई। ओबीसी की आरक्षण उस समय लागू हुआ, तो अपना अपना चंक लोगों ने ले लिया। बिहार में आरजेडी ने वो स्पेस ले लिया, मुलायम सिंह ने यूपी में अपना स्पेस ले लिया। तो ये सारे बाइपोलर पॉलिटी को इन्होंने मल्टी पार्टी पॉलिटी में कन्वर्ट कर दिया, जब ये वोट अलग अलग बंटते हैं। पिछड़े डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं, सिर्फ यूपी के चुनाव में नहीं, आने वाले चुनाव में भी, इसीलिए ये रस्साकशी चल रही है। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि मैं ओबीसी बिरादरी से आता हूं, मैं पिछड़ा हूं, नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि मुझे अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया, और उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स जो लिए गए थे वो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, और उसके बाद यात्रा निकालना कि आप जाके जनता के बीच बताइए किस कम्युनिटी से हैं। देश भर में पोस्टर्स चिपकाए गए, चस्पा किए गए कि ओबीसी की इतनी भागीदारी हुई है। तो यह पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल है। नरेंद्र मोदी ने वहां पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है, और साथ ही साथ अब ये 2024 तक की लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं केसी त्यागी साहब। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। ये गले की हड्डी बनेगा, यही मुख्य मुद्दा अब आने वाले दिनों की, मैं सिर्फ यूपी तक की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, अगले 2.5 साल की राजनीति में ये एक मुख्य मुद्दा बनने वाला है क्या? संदीप जी, मैं डॉक्टर लोहिया को कोट करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जो वर्ग होते हैं उनमें समानता की इच्छा होती है, और जो वर्ण होते हैं उसमें न्याय की इच्छा होती है। तो ये सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का आंदोलन चल चुका है। जो पिछड़ों के हितों की बात करेगा, आने वाले समय में वो दिल्ली में राज करेगा। ये नारा अब गांव गली मोहल्लों में लगना शुरू हो गया है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, न ये उच्च वर्ण के खिलाफ है। हमने तो वीपी सिंह के टाइम पे भी और मोदी जी के टाइम पे भी 10% आरक्षण इकोनॉमी के वीकर सेक्शंस का होना चाहिए। हालांकि अब इस पर ना आप बोल रहे हैं, तो आप इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, आप पब्लिक हैं, आप सब जानते हैं, राजनीतिक हित साधने की भी कोशिश हो रही है। अब जातियों की गिनती, जातियों को और मजबूत, वो खाई और चौड़ी होगी, या समानता और इंसाफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ये आने वाला वक्त ही इस बात की गवाही देगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।